नाउ सबसे पहले गुडविल होता क्या है। नासिक में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, अभी तो रेट बढ़ गया है। आज से 5-6 साल पहले या 7 साल पहले या 10 साल पहले तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, बराबर है। 10 साल पहले तुम्हारा फैमिली डॉक्टर लेता था 30 रुपया, कुछ लोग लेते थे 50 रुपया, ठीक है। और कुछ फेमस डॉक्टर रहेंगे तो वो लोग 100 रुपया 200। एक मुझे लगता है कनाडा कॉर्नर में एक डॉक्टर है, आई थिंक शैलेश शाह नाम है, सुना है। वो चार्ज करता है 600 रुपीज फॉर 1 विजिट। वो 600 रुपया चार्ज करता है। सेम सेम तुम बीमार हो, तुम फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे, आज की तारीख में वो चार्ज करेगा 100 रुपया। बट शैलेश शाह सेम डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर नहीं है बट दूसरों का फैमिली डॉक्टर होगा, लेकिन तुम्हारा भी फैमिली डॉक्टर रहेगा तो वो 600 रुपया पर विजिट चार्ज करेगा। मेरा सवाल तुमसे है, क्या तुमको दो डॉक्टर में फर्क समझ में आता है? दो डॉक्टर में फर्क समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो एक काकतकर हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक का, नासिक में, सुना है ना काकतकर? यस। आज से मुझे लगता है 15 या 20 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स याद नहीं आ रहा है, ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस है, ठीक है। वो त्र्यंबकेश्वर में शूटिंग कर रही थी, कुछ तो एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था। तभी काकतकर नॉर्मल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, फिर भी तभी नाम था बट इतना नहीं। तुम्हारा तो शायद जन्म भी नहीं भरेगा तभी। तो ऐश्वर्या राय का जो एक्सीडेंट हुआ, उसको अर्जेंटली नासिक में लाया गया। त्र्यंबकेश्वर में तो खास बड़े डॉक्टर्स तुमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि गांव है एक तरीके से त्र्यंबकेश्वर। तो उसको लाया गया काकतकर में, और काकतकर ने इमरजेंसी, उसका घुटने में शायद लगा था, पैर में, सर्जरी करके उसको ट्रीटमेंट दिया। फिर उसको नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर से लेकर गया, कैसे लेकर गया मुझे पता नहीं, बट फिर उसको इमीडिएटली बॉम्बे शिफ्ट किया था। तो ये नासिक में पूरा न्यूज फैल गया, काकतकर ने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद तुमको काकतकर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, तो अपॉइंटमेंट कैसा मिलता था? आज जाओगे ना तो अपॉइंटमेंट मिलेगा 2022 जून का, 1 साल का अपॉइंटमेंट था उसका। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? हाँ सर। सो इतना ब्रांड बन गया। सो गुडविल क्या होता है? एक प्रकार का तुम्हारा रेप्यूटेशन है ऑफ अर्निंग कैपेसिटी विच इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स, और इसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। आज सर्च इंजन जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है, उसका नाम है बिंग, सुना है तुमने बिंग करके? हाँ सर, सुना है। लेकिन 99% लोग गुडविल यूज करते हैं, ये भी तुम स्वीकारते होंगे। बिंग शायद तुम भी नहीं यूज करते होंगे। नहीं सर। सो यदि गूगल यदि बिकने जाए, याहू का नाम सुना है? याहू, हाँ Yes. सर, सुना है। एक रिडिफ का नाम सुना है? अच्छा, Yes. एक मिनट, ये भी जाने दो, याहू का नाम सुना है ना? हाँ सर। तो उसमें एक स्टोरी है, तुमको पता है, सबसे कॉमेडी बात है, 2002 में गूगल से 50 गुना ज्यादा कीमत था याहू का। समझ में आ रहा है? तो आ, उस समय, ठीक है, उस समय गूगल चाहता था कि वो याहू याहू चाहता था गूगल को खरीदे। और मैं बात कर रहा हूं 2002 में, याहू ने ऑफर दिया कि 20,000 करोड़ में हम तुमको खरीदेंगे।
लेकिन गूगल ने मांगा 35,000 करोड़। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? याहू ने मांगा कितना? गूगल गूगल को बोला हम तुमको खरीदना चाहते हैं 20,000 करोड़ में। गूगल के जो मालिक थे उन्होंने बोला 35,000 करोड़ दो और हम तुमको बेच देते हैं। याहू ने मना कर दिया। तुमको पता है आज गूगल की वैल्यू कितनी हो गई है 17 साल में? करीबन 20 लाख करोड़, मतलब 100 टाइम्स बढ़ गया। और सबसे कॉमेडी बात यह है, खुद याहू बिक गया। और गूगल खरीद सकता था, लेकिन गूगल ने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा याहू को। याहू खुद बिक गया। मतलब याहू ने करीबन 20 लाख करोड़ का घाटा किया। मैंने एक स्टोरी बताया था ना, किसको सबसे अनलकीस्ट मैन, कोई तुम्हारे बैच को बताया था, हाँ सर। तो वैसा ही याहू का हो गया। याहू चाहता तो गूगल को खरीद, और याहू का बैड लक डबल टाइम हुआ। जब गूगल जस्ट लॉन्च हुआ था तो गूगल ने अप्रोच किया था, तभी याहू ने झटक दिया था, गूगल को नहीं बोल दिया था। लेकिन बाद में जब गूगल सक्सेस होना शुरू हो गया 2002-3 में, तो याहू ने जब ऑफर दिया $3 बिलियन का, जो कि होता है करीबन 20,000 करोड़, लेकिन गूगल ने मांगा $7, विच इज अराउंड 35 करोड़, 35,000 करोड़। वो डील याहू ने नहीं लिया। लेकिन आज देखो गूगल की वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई है। तो गूगल के संपत्ति 20 लाख करोड़ की कुछ नहीं होगी। गूगल की संपत्ति 40-50 हजार करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 19.5 लाख करोड़ का तो ब्रांड नेम है, उसको वो कीमत लेंगे वो लोग, जो कि दिखता नहीं है बट नाम की कीमत है, वो उसको गुडविल बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो गुडविल ये रेप्यूटेशन की कीमत है। फेसबुक ने खरीदा व्हाट्सएप को 20,000 करोड़ में, लेकिन व्हाट्सएप तो मुश्किल से उनके पास जो संपत्ति होगा वो 100 करोड़ का होगा, 200 करोड़ का होगा। 19,800 करोड़ तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को नाम के दिए। व्हाट्सएप का जो नाम है वो इतना फेमस हो चुका था कि नाम का कीमत दिया उन्होंने 19,000 करोड़, 19,800। और आज कम से कम व्हाट्सएप का 50,000 करोड़ के ऊपर वैल्यू होगा, क्योंकि एक कम से कम 200 करोड़ लोग आई थिंक दुनिया में व्हाट्सएप यूज करते हैं। समझ में आ रहा है गुडविल क्या होता है? यस। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस सिंपल सा है। 50,000 में तुमने बेचा, 30,000 का खर्चा, दैट इज एक्सपेंसेस, 20,000 का प्रॉफिट। लॉस सिंपल सा है, 50,000 रुपए का बेचा, 60,000 का खर्चा, तो तुम्हारा घाटा। ठीक है। रेवेन्यू जो तुमको मिलता है धंधे से, मतलब अभी ऐसा सोचो, एक किराना शॉप है, किराना शॉप ने 50,000 रुपए का बेचा, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? डू यू एग्री? उसको सेल्स बोलेंगे। डू यू एग्री? उसको सेल्स बोलेंगे। यस। लेकिन तुमको जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन मिलता है, क्या वो तुम्हारा रेगुलर सोर्स है, क्या वो अदर इनकम है? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तुमको बैंक से इंटरेस्ट मिला है, क्या तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम है, क्या इंटरेस्ट कमाने का काम है? बोलो। कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जो बेचेंगे उसको सेल्स बोलेंगे, इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको इनकम बोलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। और इंटरेस्ट और कंस्ट्रक्शन सब जोड़ दो तो इट बिकम्स रेवेन्यू। मतलब सेल्स, सब कुछ जोड़ दो, सेल्स और जो भी आमदनी हो रहा है पूरा मिलाकर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? यस। एक होता है फिक्टिश एसेट्स, फिक्स एसेट मैंने बताया था, याद है? आजकल फिक्स एसेट नाम हट गया है, अकाउंट्स में आजकल नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। आज के तारीख में फिक्स एसेट नहीं बोलते हैं, नया जो टर्मिनोलॉजीज आया। लेकिन बच्चों को इजीली समझता है फिक्स एसेट, लेकिन इसलिए वो टर्म यूज होता है, बट हालांकि कंपनी टर्मिनोलॉजी में नॉन करंट बोलते हैं। फिक्स्ड और करंट का मैंने डिफरेंस बताया था, याद है? बिल्डिंग मशीनरी फिक्स्ड है, करंट एसेट जो रूप बदलता है, कैश, बैंक, स्टॉक, याद है सबको? यस। एक होता है फिक्टिशियस एसेट। नाउ क्या होता है इसको, तुमने कंपनी शुरू, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एमबीए एग्जाम के लिए, नहीं वो भी जाने दो, तुम्हारे 11th के एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा, ऐसे मैं सुन रहा हूँ। डू यू एग्री? यस सर।
नाउ एंट्रेंस का तुम्हारा खर्चा सपोजिटली 1000 रुपए होगा। नाउ क्या वो 11th के एडमिशन का खर्चा है कि 11th के पहले का खर्चा है? 11th के पहले का। पहले का। जैसे तुम 11th में एंटर करोगे, तुम्हारा बीवाईके का फीस होगा 10,000। लेट अस प्रेज्यूम तू बीवाईके में ले रही है एंट्री, लेकिन तूने एंट्रेंस का भी तो 1000 रुपया खर्चा किया है, बराबर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। लेकिन 11th के एडमिशन से पहले का खर्चा है, तो अब वो खर्चा कैसे दिखाए? तेरा 11th में तो एडमिशन हुआ ही नहीं था, पर तूने खर्चा तो किया 11th के लिए। तो जब अकाउंट्स में इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। कंपनी शुरू करते समय 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, एसपी जिनका उनको समझेगा। तो कंपनी जिस तारीख को शुरू होती है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले तुमको वकील को हायर करना पड़ता है, मेमोरेंडम आर्टिकल सब सबमिट करना पड़ता है। तो ये खर्चा कंपनी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खर्चा हो रहा है। तो कंपनी शुरू होने के बाद वो खर्चे में कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि कंपनी शुरू होने से पहले का खर्चा है। तो जैसे वो डेबिट बैलेंस रहता है उसका, तो उसको एसेट में दिखाया जाता है और उसको ग्रेजुअली राइट ऑफ किया जाता है। वो बोलते हैं ना फिक्टिशियस एसेट है, वो उसको बैलेंस शीट एसेट में लेते हैं क्योंकि डेबिट बैलेंस रहता है। डू यू एग्री ऑल एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस? डू यू एग्री ऑल एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस? यस। अच्छा, संपत्ति का भी डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ये। डू यू एग्री? यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कंपनी शुरू होने के पहले का खर्चा माना नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तुमने तो कंपनी के लिए खर्चा किया। सो टेक्निकल भाषा में उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। मैं डेबिट एक्सपेंस कर नहीं सकता क्योंकि कंपनी शुरू नहीं था, तो उसको एसेट के रूप में लिया जाता है। लेकिन वो नकली एसेट है क्योंकि वो संपत्ति है ही नहीं। तुमने डेबिट बैलेंस है इसलिए संपत्ति लिया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम खर्चे में नहीं दिखा सकते क्योंकि कंपनी शुरू नहीं था। तो ऐसे टाइप के जो डेबिट बैलेंस वाले इमेजिनरी एसेट है, जिसको तुमने 50,000 खर्चा किया, तो इस साल 50,000 संपत्ति में दिखाकर वो संपत्ति में दिखाएंगे, लेकिन संपत्ति नहीं है वो उसको फिक्टिशियस या नकली एसेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा एक्चुअली अकाउंट सिखाने के थोड़ा 6 महीने बाद सिखाना चाहिए ये, लेकिन फिर भी अभी से बता रहा हूँ। थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो क्या करते हैं, ये 50,000 को एसेट में दिखाते हैं और 5 साल में हर साल उसको 10,000 खर्चे में दिखा के 5 साल में जीरो कर देते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट संपत्ति दिखता है, लेकिन हर साल 10,000 कम जीरो जीरो खर्चे में दिखाकर उसको माइनस करते हैं। तो ये तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट था। याद है लायबिलिटीज मैंने बताया था, फिक्स लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है? क्या मैंने तुमको नेटवर्क सिखाया था, कैपिटल सिखाया था? यस। अभी इन लोगों ने कैपिटल और नेटवर्क बोला है, मैं तुमको कैपिटल और नेटवर्क में एक फर्क बताता हूँ। एक बाइक में पेट्रोल का टैंक रहता है, बराबर है? एक बाइक में पेट्रोल का टैंक होता है से 9 लीटर का, उसमें रिजर्व रहता है 2 किलोमीटर का। डू यू एग्री? यस। तो टोटल कैपेसिटी कितना हुआ? 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो 9 लीटर होगा कैपिटल प्लस 2 लीटर होगा नेटवर्थ। मतलब कि अब ध्यान से सुनना, एक कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपया, ठीक है? 1 लाख रुपए में से उन्होंने कमाया 25,000 रुपए, ठीक है? एक कंपनी ने कमाया 25,000। 25,000 किसको जाएगा? मालिक को जाएगा। तुम मानते हो? मानते हो तुम 25,000 मालिक को जाएगा। सो अल्टीमेटली तुम्हारा एक धंधा है, तुमने एक धंधे में 1 लाख रुपए लगाया, 25,000 का नफा कमाया, तो तुम्हारा टोटल कैपिटल 1 लाख प्लस 25,000 हो जाएगा ना, क्योंकि 25,000 तो मालिक को बिलोंग करता है। सो तुम्हारा कैपिटल 1 लाख है बट नेटवर्थ 1,25,000 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है। अच्छा, कंपनी में सेम एग्जांपल कंपनी का लूंगा। कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख है, कंपनी ने 25,000 कमाया, लेकिन उसमें से डिविडेंड दिया 15,000। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है ना, जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है, वैसे कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है। तो कंपनी के पास कितना बचा? 25 माइनस 15 कितना बचा हाथ में?
25,000 में से 15,000 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, तो कितना बचा कंपनी के पास प्रॉफिट का हिस्सा? 10,000। 10,000। इस 10,000 को रिजर्व बोलेंगे। तो कैपिटल था 1,00,000 प्लस ये रिजर्व 10,000, कितना हुआ नेटवर्थ कंपनी का? 1,10,000। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है सबको? यस और नो? खुशी, शैवी, वेदवती, सब लोग बोलो, बोलो ना, समझ रहा है सबको? Yes. एक्चुअली बहुत सारा Yes. Yes, मैटर sir. में, Yes, sir. बहुत सारा डीप मैटर। कंटिंजेंट लायबिलिटी मैंने बताया था ना, कोर्ट केस जीत गए तो बच गए, हार गए तो देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। याद है सबको? हाँ याद है सर। सबको? ओके, सो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल लूंगा तो तुम सो जाओगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है।